अयान का निकाह हया से हुआ था और हया विदा होकर अयान के घर आ चुकी थी। हया की शादी के 2 महीने बाद ही उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत दुखद था। लेकिन हया के माँ बाप की मृत्यु नदी में डूबने की वजह से हुई थी। उनकी नाव नदी में उलट गई थी, तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। शायद वह कहीं बहकर बहुत दूर चली गई थी। हया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अब उसका मायके में कोई नहीं बचा था। अयान और उसकी माँ ने हया को संभाल लिया था और हया भी बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हया ने भी अपना घर अच्छे से संभाल लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। हया और अयान की शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इस बीच देश में एक तूफान आया और पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिससे देश का हर एक देशवासी आहत हुआ और देश के मुखिया ने फैसला लिया कि देश से हर एक पाकिस्तानी नागरिक को बाहर किया जाएगा, जिससे सब बहुत खुश थे। अयान भी बहुत खुश था और बोल रहा था, बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। हमारे देश में आकर हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, वह भी धर्म देखकर। कितनी नीच हरकत की है उन लोगों ने। दुश्मन देश के लोगों को तो चुन चुनकर इस देश से निकाल कर बाहर करना चाहिए। हम सब हर तरह से प्रधानमंत्री जी के फैसले में साथ हैं और हर देशभक्त उनके साथ ही होगा। अयान की माँ भी बहुत खुश थी और बोल रही थी, सही बात है, हमारे देश में आकर हमारे ही देश के लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हया कुछ भी नहीं बोल रही थी, वह खामोश थी। अयान बोलता भी था, तुम्हें गुस्सा नहीं आता इन आतंकवादियों पर? इस तरह से हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को तुरंत का तुरंत देश से निकालना चाहिए। हया सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती थी, जो कि अयान को बहुत ही अजीब लगता था। हिंदुस्तान की नागरिक होकर वह इतने दुख के माहौल में शांत कैसे है और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त क्यों नहीं कर रही। इस हमले की वजह से देश में पाकिस्तान का विरोध तेज होने लगा था, जिसमें हर एक देशभक्त जोर शोर से हिस्सा ले रहा था। लोग जगह जगह पाकिस्तान के झंडे जला रहे थे और फाड़ रहे थे। हर कोई अपने तरीके से पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। अयान के मोहल्ले में भी पाकिस्तानी झंडे को फाड़कर और ज़मीन पर चिपकाकर विरोध किया जा रहा था, जिसमें अयान और उसकी मां ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि वह एक हिंदुस्तानी और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हया से भी बोला, लो तुम भी इस झंडे को फाड़ो, इन पाकिस्तानियों ने हमारे देश पर प्रहार किया है। लेकिन हया को बहुत गुस्सा आया और वह चुपचाप अंदर आ गई। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। अयान को बहुत हैरानी हुई कि हया ऐसा कैसे कर सकती है। हिंदुस्तानी होकर उसे पाकिस्तान का विरोध करने में कैसे शर्म आ रही है। अयान की माँ भी हैरान थी। अयान और उसकी माँ घर के अंदर आए। अयान ने साफ बोला, हया यह तुम क्या कर रही हो? हमारे देश पर मुसीबत आई है और जब देशवासी अपने तरीके से उसका विरोध जता रहे हैं तो तुम खुद को उससे अलग क्यों कर रही हो? आखिर तुम भी एक हिंदुस्तानी हो। हया ने बोला, अयान हाँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पर जरा या तो सोचो कि जो मारे गए वह हमारे धर्म के नहीं थे, तो हम उसका विरोध क्यों करें? अयान ने बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ धर्म नहीं देश की बात हो रही है और जो मारे गए वह हिंदुस्तानी थे। हम हर हाल में उनके साथ हैं और जिस दुश्मन देश ने ऐसा किया है उस देश को सबक मिलना ही चाहिए। यही एक सच्चे हिंदुस्तानी का फ़र्ज है। हया ने कुछ नहीं बोला, पर वह अजीब सा मुंह बना रही थी, जो अयान और उसकी माँ को बड़ा अजीब लग रहा था। खैर उस वक्त वह चुप हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात में अयान ने देखा कि हया ने दुश्मन देश के झंडे को बहुत संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिया है। अयान को बहुत हैरानी हुई कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन अयान ऑफिस चला गया और जब वह घर आया तो उसकी माँ ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और हया ऊपर छत पर कपड़े उठाने गई थी। अयान ने अपनी माँ को जल्दी से उठाकर बेड पर लेटाया और हया को आवाज़ दी। हया दौड़ती हुई छत से नीचे आई तो अयान ने बोला, देखो माँ को क्या हो गया है, यह गिरी पड़ी थी। अरे यह कैसे हो गया? मैं तो अभी अभी इन्हें ठीक ठाक छोड़कर छत पर गई थी। अयान जल्दी से डॉक्टर को लेने के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ पकड़ रही थी कि वह कहीं ना जाए और अजीब सी नज़रों से हया की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही थी। लेकिन अयान को कुछ समझ में नहीं आया। उसकी माँ कुछ बोलना चाह रही थी, पर उनकी ज़ुबान नहीं खुल रही थी और हया को देखकर वह बहुत डर रही थी। अयान को लगा इस तरह से वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, इसलिए अयान जल्दी से डॉक्टर को लेने के लिए चला गया।
और जब तक वह डॉक्टर को लेकर आया तब तक उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। डॉक्टर ने अयान की माँ का अच्छे से चेकअप किया और बोला शायद ज़ोर से गिरने की वजह से उनके सिर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अयान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जब अयान अपनी माँ को गले लगाकर रो रहा था तो उसे अपनी माँ के हाथ पर एक दो जगह खरोच के निशान दिखे, जो कि कुछ वक्त पहले तक नहीं थे जब वह डॉक्टर को लेने गया था, और वह निशान गिरने से नहीं आ सकते थे। अयान को कुछ शक हो रहा था कि उसकी माँ हया को देखकर कुछ तो बोलना चाह रही थी। अयान को अब ऐसा लग रहा था कि हया ने ही उसकी माँ के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। एक दिन पहले ही हया की दुश्मन देश को लेकर भावनाएं उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। अयान को अब बड़ा अजीब लगने लगा था। उसने जानबूझकर हया के सामने दुश्मन देश की बातें शुरू की और दुश्मन देश की बुराइयां शुरू की, जिससे कि हया चिढ़ गई और अयान को साफ पता चल गया कि हया को हमारे दुश्मन से बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। ज़रूर कुछ बात है, पर वह क्या बोलता, किससे बोलता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ना हया के माँ बाप थे और ना ही अब उसकी माँ बची थी। अयान अब रात रात भर सो नहीं पाता था क्योंकि उसे हया बहुत अजीब लगती थी। एक दिन रात में अयान पानी पीने के लिए उठा था तो हया बिस्तर पर नहीं थी। अयान को कुछ शक हुआ तो वह बिल्कुल दबे पांव कमरे के बाहर निकला ताकि हया को पता न चले। हया कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी उसने गौर किया कि उसकी माँ के कमरे वाले वॉशरूम की लाइट जल रही है। वह बिल्कुल धीरे से उस कमरे में गया तो वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अयान को हैरानी हुई कि खुद के कमरे में वॉशरूम होने के बावजूद भी हया उसकी माँ के कमरे के वॉशरूम को क्यों इस्तेमाल कर रही है। अंदर से हया की कुछ आवाज़ भी आ रही थी, जैसा वह किसी से कुछ बात कर रही हो। अयान का शक अब यकीन में बदल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अयान को पता था अगर अभी वह कुछ भी बोलेगा तो हया बातों को घुमा देगी, इसलिए वह चुपचाप दबे पाँव वापस जाकर सो गया। हया को कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद अगले दिन मौका पाकर अयान ने हया की अलमारी अच्छे से चेक की और वह हैरान हो गया। हया के पास 3-4 मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुए, जिसे देखकर अयान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अयान को समझ में आ गया कि हया कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। अयान ने सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे था ताकि हया को कुछ शक ना हो और चुपचाप घर से निकल गया। अयान सीधा पुलिस के पास गया और वहां जाकर अपना शक जाहिर किया और बोला, मुझे मेरी पत्नी के ऊपर शक है, और सारी बात उसने पुलिस को बता दी। पुलिस वालों ने बोला, लेकिन हया तो एक हिंदुस्तानी लड़की है ना। अयान ने बोला, हाँ वह तो एक हिंदुस्तानी लड़की है, पर अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मायके में उसका कोई नहीं है। पुलिस वालों ने अयान की बात को सीरियसली लिया क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से संबंधित था। पुलिस वाले अपनी टीम लेकर हया के घर पहुंच गए। हया उन्हें देखकर हैरान हो गई। पुलिस वालों ने वहां से सारा सामान बरामद कर लिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि हया दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रही है। हया ने काफ़ी मैसेज दुश्मन देश में किए थे और फ़ोन कॉल से भी बात की थी। पुलिस वालों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि एक मासूम से दिखने वाली लड़की दुश्मन देश की जासूस हो सकती है, और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके ले गए। अयान को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था क्योंकि इतनी आसानी से उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता था। पर जांच पड़ताल के बाद अयान पाक साफ बाहर निकल आया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि एक सामान्य तरीके से हया से शादी की थी। पर हया का एक नया चेहरा अयान के सामने आया जब पुलिस वालों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, और सारी सच्चाई जानकर अयान अंदर तक हिल गया कि एक मासूम से दिखने वाली लड़की इतनी शातिर हो सकती है। पुलिस वालों ने अयान के सामने खुलासा किया जो कि हया ने उन्हें बताया था। पुलिस वालों ने अयान से बोला कि यह हया नहीं बल्कि उसकी बहरूपिया सांझ है, जो कि पाकिस्तानी है, ना कि हिंदुस्तानी। हया ने अपना गुनाह कबूल किया था कि मैं एक पाकिस्तानी जासूस सांझ हूँ जो अपने मिशन पर भारत आई थी। काफ़ी वक्त से हमारी भारत पर नज़र थी और हम मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे हम भारत में वैध तरीके से आएं और यहाँ का नागरिक बनकर आराम से रहें। और इसी खोजबीन में हमारी नज़र हया के ऊपर पड़ी थी, जो कि एक हिंदुस्तानी नागरिक थी। हया की शक्ल सूरत काफ़ी कुछ मुझसे मिलती थी, बल्कि 90% मिलती थी, और हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जो थोड़ी बहुत कमी थी उसे मैंने सर्जरी करवाकर ठीक से मिलवा ली थी और मैं बिल्कुल हया जैसी दिखने लगी थी। हमने 6 महीने तक
हया और उसके घर वालों की दिनचर्या पर नज़र रखी थी। काफ़ी कुछ पता कर लिया था हमने हया के बारे में, ताकि जब मैं हया की जगह लूँ तो कोई मेरे ऊपर शक न कर पाए। और इसी बीच हया और अयान का निकाह तय हो गया था। अयान और हया का जब निकाह हो रहा था, वही सही वक्त था मुझे हया की जगह लेने का। निकाह के लिए हया जब तैयार हो रही थी और उसका मेकअप हो रहा था, उसी वक्त मौका पाकर हमने हया को गायब कर दिया था और उसकी जगह मैंने ले ली थी। और हूबहू वैसा ही मेकअप मैंने कर लिया था जैसा कि हया का हुआ था, और हम दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। मेरे साथियों ने मुझे बिल्कुल हया जैसा बना दिया था। किसी को समझ में नहीं आया कि मैं हया नहीं हूँ। हया को हमने उसी वक्त अगवा कर लिया था और मैंने हया बनकर अयान से निकाह कर लिया। और मैं आराम से हया के नाम पर एक भारतीय नागरिक बनकर इस देश में रहने लगी और अपना काम करने लगी। लेकिन 2 महीने में मुझसे बात करके हया के माँ बाप को मुझ पर शक होने लगा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हालांकि निकाह के वक्त भी उन्हें मुझ पर शक हुआ था, क्योंकि अपनी बेटी को हर कोई पहचान सकता है। लेकिन मैंने बातों को घुमा दिया था कि मेकअप की वजह से मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी शरबत पी ली थी, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग हो गई है। लेकिन धीरे धीरे हया के माँ बाप को यकीन हो गया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे उन लोगों को भी मरवाना पड़ा और गायब करवाना पड़ा। और बात फैलाई गई कि वह दोनों नदी में डूबकर मर गए हैं और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि अगर उनकी डेड बॉडी मिल जाती तो वहाँ सारे रिश्तेदार आते, मुझे वहाँ जाना पड़ता और कोई ना कोई रिश्तेदार तो मुझे पहचान ही लेता कि मैं हया नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदारों ने हया को बचपन से देखा होगा। निकाह के वक्त तो मैं मेकअप करके पूरी तरह से हया जैसी बन गई थी, लेकिन अब मेरे पकड़े जाने के चांस थे, इसलिए चुपचाप हया के माता पिता को ठिकाने लगा दिया और वहाँ जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी डेड बॉडी ही नहीं मिली और सब लोग बॉडी का इंतज़ार ही करते रह गए, जो कि मिलनी ही नहीं थी। अयान और उसकी मम्मी को कभी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ कि मैं हया नहीं हूँ, क्योंकि शादी से पहले अयान और उसकी मम्मी ने हया को बस एक बार देखा था, इसलिए वह लोग कंफ्यूज थे। हमने हया के माँ बाप की बॉडी जंगलों में ज़मीन के अंदर दबा दी और हया को भी हमने उसी वक्त मारकर ज़मीन में दबा दिया था। यह बात किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इसी बीच मेरे मुल्क ने यह कारस्तानी कर दी और भारत देश में उसका विरोध होने लगा और अपने मुल्क की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मेरे चेहरे पर मेरी भावनाएं दिख जा रही थी, जिसे मेरी सास और पति ने समझ लिया था। लेकिन फिर मैंने बात को संभाल भी लिया था। लेकिन मेरी बुढ़िया सास ने मुझे फ़ोन पर पाकिस्तान में बात करते हुए सुन लिया था और वह समझ गई थी कि मैं वहाँ की जासूस हूँ, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, क्योंकि वह अपने बेटे को फ़ोन करने जा रही थी। इसलिए मैंने उसके सिर पर बहुत ज़ोर से ईंट मार दी थी और मुझे लगा था कि वह मर गई है, इसलिए मैं छत पर कपड़े उठाने चली गई थी। लेकिन वह बुढ़िया मरी नहीं थी, इसलिए जब अयान डॉक्टर को लेने गया तब मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर उसने मुंह खोल दिया तो मेरा सारा प्लान खुल जाएगा। लेकिन उसका गला दबाते वक्त मेरे नाखूनों के निशान उसके हाथ पर लग गए थे और उसे देखकर जाते जाते अयान के मन में यह शक वह बुढ़िया और गहरा करती चली गई। और इस देशभक्त अयान ने आखिर पता कर ही लिया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। हाँ, हूँ मैं एक पाकिस्तानी जासूस और अपने देश के लिए यहाँ जासूसी करने आई थी। लेकिन इस अयान ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, भूल गया कि मैं इसकी पत्नी हूँ। इस पर अयान और पुलिस वालों ने बोला, क्योंकि तुम अगर पाकिस्तानी हो तो हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अयान ने बोला, हाँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी माँ को तुम्हारी इस साजिश के तहत खो चुका हूँ और हया और उसके माँ बाप तो बिना किसी वजह के मारे गए और हमें आज तक पता भी नहीं चला। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि धोखे से मेरा निकाह एक पाकिस्तानी जासूस से हो गया। लेकिन मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ और मुझे पता है मैं हर जांच में साफ़ सुथरा बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। लेकिन मैं पुलिस वालों से विनती करता हूँ कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस वालों ने सारी बात आगे बढ़ा दी और हया को टाइट सिक्योरिटी में भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया था, ताकि वह पता लगा सके कि हया ने अभी तक यहाँ क्या क्या खुराफाती की है। हया को जब लेकर जाया जा रहा था तो अयान बहुत ज़ोर से बोल रहा था, हमारा हिंदुस्तान तुम्हारे पाकिस्तान पर हमेशा भारी पड़ा था और पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे देश में अभी भी
मेरे जैसे देशभक्त रहते हैं। हया के देश ने उसे अपने देश का नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया और बोल दिया, हमारा हया से कोई लेना देना नहीं। पता नहीं वह कौन है और कहाँ से आई है। उसके साथ जो करना है वह आप लोग जानिए। हया को पता चल चुका था कि उसका देश देशभक्ति का क्या फल देता है और अपने देश की औकात भी पता चल गई थी कि वह चाहकर भी अपने जासूस के लिए कुछ नहीं कर सकता।